हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने बीएफएम के मॉड्यूल सी को क्विकली रिवाइज करेंगे। आपको पता होगा इंटायर मॉड्यूल सी हमारा ट्रेजरी मैनेजमेंट पे बेस्ड है, तो जो भी कंटेंट मैं आपको अगले 1 घंटे में बताने वाला हूँ वो सब आपके मॉड्यूल सी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके मैक्मिलन बुक से लिए गए हैं। मैक्मिलन बुक में आप देखेंगे तो ये मॉड्यूल सी लगभग 150 से 200 पेज में कवर्ड है और आपके लिए मैं काम आसान कर रहा हूँ, आपको मैं क्विकली इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एक एक बातों को ध्यान से सुने। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम लोग ट्रेजरी ऑपरेशन को एकदम सिंपल और शॉर्ट वे में समझते हैं। पहला होता है इसका ट्रेडिशनल रोल। तो देखिए दोस्तों, ट्रेजरी पहले बस कैश और कॉम्प्लाइंस हैंडल करता था, फिर इसका शिफ्ट हुआ प्रॉफिट सेंटर के प्रति। तो 1990 के बाद क्या हुआ कि रिफॉर्म के साथ ट्रेजरी का फोकस ट्रेडिंग बन गया। अब इसका फोकस क्या बन गया? ट्रेडिंग बन गया। फिर आता है मार्केट लिंक। इसका क्या मीनिंग हुआ? मार्केट लिंक का मतलब है कि ट्रेजरी फाइनेंशियल मार्केट और बैंक एक्टिविटीज़ को कनेक्ट करता है। बैंक एक्टिविटीज़ को फाइनेंशियल मार्केट के साथ कनेक्ट करना ट्रेजरी का काम है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी पूरे बैंक के मार्केट रिस्क को मैनेज करना इसका काम है, राइट। अब एएलएम का रोल, एएलएम आप जानते ही होंगे, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को बोला जाता है। तो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में ट्रेजरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंटीग्रेटेड फंक्शन, सिक्योरिटीज़ और फॉरेक्स को कंबाइन करके एक ही ट्रेजरी बना दिया गया। सिक्योरिटी फॉरेक्स को कंबाइन करके सिंगल ट्रेजरी बना। फिर आता है फंड्स। तो देखिए, मोस्टली फंड फोकस की बात करें तो मोस्टली शॉर्ट टर्म फंड पे ध्यान है। एसएलआर को आप एक्सेप्शन के रूप में रख सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज। तो इसके अंदर शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म ये सब के सब रिस्क जो है मैनेज करता है ये। फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए तो 90s के रिफॉर्म के बाद इंटीग्रेटेड ट्रेजरी का कंसेप्ट आया। तो बेसिकली आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गया कि पहले कैसा रूल था, बाद में कैसा रूल शिफ्ट हुआ, मार्केट से कैसा लिंक है, एएलएम में कैसा रूल है, इंटीग्रेटेड फंक्शन का क्या मतलब होता है, कि सिक्योरिटी और फॉरेक्स को बना के हमने सिंगल ट्रेजरी बनाया। उसमें मतलब कि ट्रेजरी में सिक्योरिटीज़ और फॉरेक्स को भी हमने ऐड कर दिया। अब थोड़ा ट्रेजरी के ऑपरेशन के हाइलाइट्स के बारे में बात करते हैं। पहला है रूपी कन्वर्टेबिलिटी, यानी रूपी करंट अकाउंट में फुल्ली और कैपिटल अकाउंट में पार्शली कन्वर्टेबल है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रूपी जो है करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है और कैपिटल अकाउंट में पार्शली कन्वर्टेबल है, राइट। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान रखनी है वो है इसका ग्लोबल मार्केट एक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, आरबीआई ने एफडीआई, ईसीबी, ओडीआई जैसे ऑप्शन अलॉट किए हैं फॉर फॉरेन फंड। मतलब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सभी ऑप्शन अलॉट किए हैं फॉरेन फंड के लिए। इसमें एक पॉइंट आप देखेंगे जो कि लिखा गया है इंटीग्रेटेड कैश फ्लो। इसका क्या मतलब हुआ? रुपीज़ और फॉरेक्स फ्लो को एक सिस्टम में मर्ज किया गया, राइट। रुपीज़ और फॉरेक्स फ्लो को हमने एक सिस्टम में मर्ज किया, इसको इंटीग्रेटेड कैश फ्लो बोलते हैं। फिर आता है बात मार्केट इंटीग्रेशन का। देखिए, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फंड्स करेंसीज और सेक्टर के बीच मूव करते हैं। लिखा है ना, फंड शिफ्ट अक्रॉस सेक्टर्स एंड करेंसी वाया ग्लोबलाइजेशन। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट करेंसी और इंटरेस्ट रेट को डेरिवेटिव के थ्रू हैंडल किया जाता है। फिर बात आती है डेरिवेटिव यूजेस की। डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट लिंक के कारण इसका ज़्यादा यूज होता है। डेरिवेटिव का ज़्यादा यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट लिंक हो चुका है। फिर बात आती है कस्टमर इंटरेक्शन। देखिए, कॉर्पोरेट के लिए हेजिंग, लोन और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में ये हेल्प करता है। मर्चेंट बिजनेस, कस्टमर को ट्रेजरी से रिलेटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज मिलती हैं। अब सवाल ये है कि ट्रेजरी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो सबसे पहला है कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा है आर्बिट्रेज और तीसरा है हमारा ग्लोबल रिसोर्स एक्सेस। ये तीन के तीन ड्राइविंग फोर्स माने जाते हैं ट्रेजरी के। यदि हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के फंक्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं सीआरआर, एसएलआर का कॉम्प्लाइंस, ग्लोबल कैश मैनेजमेंट, मर्चेंट सर्विसेज, फॉरेक्स, मनी सिक्योरिटीज़ प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, एएलएम और फंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ये सब के सब हमारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के फंक्शन माने जाते हैं। यदि हम डिस्टिंक्ट ट्रेजरी रोल की बात करें तो आइए समझते हैं कि डिस्टिंक्ट ट्रेजरी रोल क्या है। तो ट्रेजरी का रोल लिक्विडिटी मैनेजमेंट में होता है। ट्रेजरी फंड को डिफरेंट करेंसीज में मैनेज करता है, इसी को कहा जाता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। फिर आता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, यानी बैंक के प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करता है, इसको बोला जाता है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। फिर रिस्क मैनेजमेंट आता है, यानी ट्रेजरी एएलएम को सपोर्ट करता है और रिस्क मैनेज करता है। तो ये तीन ट्रेजरी रोल मैंने बताया, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग और है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब बात करें बुक्स के टाइप की, तो 3 तरह के बुक्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है एएलएम बुक। एएलएम बुक इंटरनल रिस्क और लिक्विडिटी के लिए बनाया जाता है। मर्चेंट बुक, ये क्लाइंट के ट्रांजैक्शन हैंडल करता है। ट्रेडिंग बुक, ये बैंक के प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग पोजीशन को हैंडल करता है। ये 3 बुक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एएलएम बुक जो है इंटरनल रिस्क और लिक्विडिटी, मर्चेंट बुक क्लाइंट ट्रांजैक्शन, नाम ही रखा हुआ है मर्चेंट, और ट्रेडिंग बुक जो है प्रोप्राइटरी पोजीशन।
अब सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन के कारण डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट जो है इनको जोड़ दिया गया, फ्री फ्लो हुआ करेंसी का, यानी ट्रेड के अलावा कैपिटल का फ्री फ्लो हुआ विथ मिनिमल रेगुलेशन, यानी कम रेगुलेशन के साथ। यदि कैपिटल फ्लो की बात करें तो कैपिटल फ्लो में सेंट्रल बैंक का रोल है। सेंट्रल बैंक अनइवन फ्लो को रेगुलेट करता है। हमारा जो अनइवन फ्लो होता है ना, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है एमर्जिंग मार्केट का। देखिए, ग्रोथ के लिए फ्री फ्लो अडॉप्ट किया गया है एमर्जिंग मार्केट में, यानी एमर्जिंग मार्केट ने फ्री फ्लो अडॉप्ट किया है ग्रोथ के लिए। फिर टाइप्स की बात कर लें तो देखिए, एक होता है हमारा पोर्टफोलियो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है हमारा बोरोइंग और मर्जर्स, और कुछ पेमेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी, रॉयल्टीज, सर्विसेज, ये सब के सब टाइप्स होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल फ्लो, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? देखिए, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और सिस्टमिक रिस्क को इम्पैक्ट करता है ये। और बात करें रेगुलेशंस की तो सेंट्रल बैंक ओवरसाइट से स्टेबलाइज किया जाता है। इट इज़ स्टेबलाइज बाय सेंट्रल बैंक ओवरसाइट। दोस्तों, इंडियन रिफॉर्म की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है आरबीआई और फेमा। तो 1990 के बाद कंट्रोल रिलैक्स किए गए हैं। अकाउंट्स की बात करें तो एक होता है हमारा करंट अकाउंट, जिसको फुल्ली लिबरलाइज है। कैपिटल अकाउंट, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि अभी भी कॉशियस अप्रोच है, ये फुल्ली लिबरलाइज नहीं है। ग्लोबल रेट्स की बात करें तो ट्रेजरी डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल रेट, लेकिन फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी अभी भी नहीं है। कि मैंने बोला ना, कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टिबिलिटी जो है रुपी अकाउंट की, वो फुल्ली नहीं है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट की। तो एक्सचेंज रेट में रिजीम की बात करें तो ये मैनेज्ड रिजीम है, और रुपी जो होता है वो सेमी फ्लोट करता है। रुपी क्या करता है? सेमी फ्लोट करता है, राइट। यदि इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीडीपी, ग्लोबल फैक्टर, सबका इन्फ्लुएंस है हमारे एक्सचेंज रेट पर, राइट। ऑल दिस फैक्टर्स इन्फ्लुएंस आवर एक्सचेंज रेट। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात की जाए तो सेबी, IRDA, CCIL, NSDL, सिविल, ये सभी ट्रेजरी को सपोर्ट करते हैं, राइट। आपको पता ही होगा इस सभी का फुल फॉर्म, आई थिंक यू नो इट। मार्केट्स की बात करें तो सिविल मार्केट में डेप्ट और इक्विटी मार्केट डिपेंड करने में डीलर और म्यूचुअल फंड का रोल है, राइट। तो डेप्ट और इक्विटी मार्केट को डिपेंड करने में डीलर का रोल है, म्यूचुअल फंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इफ़ यू टॉक अबाउट द पेमेंट सिस्टम, देखिए पेमेंट सिस्टम में RBI और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ग्लोबल लेवल सेटलमेंट को इनेबल करता है, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए दोस्तों, पेमेंट सिस्टम के बारे में आपको समझाया कि RBI और CCIL ग्लोबल लेवल सेटलमेंट को इनेबल करता है, और क्या करता है? फॉरेक्स, मनी, सिक्योरिटीज़ और ट्रांजेक्शन को ईजी बनाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एक्सपेंशन, देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट एक्सपेंशन में सबसे पहला बात आता है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में रुपी डेरिवेटिव फेज मैनर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, राइट। रुपी डेरिवेटिव जो है वो फेज्ड मैनर में इंट्रोड्यूस किया गया है, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस इन फेज्ड मैनर। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स, तो देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं? स्वैप, फॉरवर्ड, ऑप्शन, IRF, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, CDS यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये सब के सब हमारे इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। मार्केट डेवलपमेंट की बात की जाए तो करेंसी फ्यूचर, मतलब अच्छी लिक्विडिटी के साथ ऑपरेट करते हैं ये। IRF यानी इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होती हैं। CDS यानी कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए सिंगल नेम CDS अवेलेबल है। यदि हम बात करें क्रॉस करेंसी फीचर्स और ऑप्शन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट हेजिंग और डायरेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत यूजफुल है हमारा क्रॉस करेंसी, नाम ही रखा गया ना क्रॉस करेंसी ऑप्शन फीचर। तो डायरेक्ट हेजिंग और डायरेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत यूजफुल है। RBI ने क्या क्या रिलैक्सेशन दिया है वो देखिए सबसे पहले फॉरेन बोरोइंग की बात किया जाए तो देखिए ओवरसीज़ कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू अलाउड है फॉरेन बोरोइंग, और इसमें जो लिमिट है वो क्या है कि मैक्सिमम $10 मिलियन या 100% टीयर 1 कैपिटल जो भी है वो मैक्स, इन दोनों में से जो मैक्स होगा 100% टीयर 1 कैपिटल फॉरेन बोरोइंग कर सकते हैं, यानी तो $10 मिलियन मैक्सिमम फॉरेन बोरोइंग कर सकते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा है ट्रेजरी पे। तो सबसे पहले कि ग्लोबल करेंसी मार्केट तक एक्सेस हुआ, बिल्कुल ग्लोबल करेंसी मार्केट तक पहुंचा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हर फॉरेन ट्रांजैक्शन पे इंपैक्ट करता है, सिर्फ ओवरसीज़ ब्रांच तक ये लिमिटेड नहीं है। अब बात करें ट्रेजरी एज अ प्रॉफिट सेंटर, देखिए ट्रेजरी अब सर्विस से प्रॉफिट सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गया। पहले वो सर्विस सेंटर था, अब क्या बन गया है, वो प्रॉफिट सेंटर बन गया है। ठीक है, सरप्लसेस जनरेट करता है जो कोर बैंकिंग प्रॉफिट को सप्लीमेंट करता है। तो ट्रेजरी जो है सरप्लस जनरेट करेगा और ये कोर बैंकिंग प्रॉफिट को सप्लीमेंट करेगा। अब बात किया जाए प्रॉफिट जनरेशन इन ट्रेजरी की, तो प्रॉफिट जनरेशन कहाँ से होता है, प्रॉफिट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो पहला जो प्रॉफिट का सोर्स है वो आप देख सकते हैं फॉरेक्स बिजनेस है।
यानी फॉरेन करेंसी बाई सेल स्प्रेड से प्रॉफिट होता है। आपको पता ही होगा, स्प्रेड जानते ही होंगे, ठीक है। तो बाय और सेल स्प्रेड से हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी और मार्केट ऑपरेशन से इंटरेस्ट अर्न होता है। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जो मार्केट ऑपरेशन है, उससे इंटरेस्ट अर्न होता है। ये दूसरा तरीका है फॉरेक्स का। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर इतना थ्योरी हम क्यों पढ़ें। देखिए दोस्तों, आप यदि पेपर पैटर्न को देखेंगे ना BFM का, तो थ्योरेटिकल पोर्शन का लगभग 60 से 70% वेटेज रहता है। तो आपसे सवाल इस तरह पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉफिट सोर्सेज ऑफ ट्रेजरी। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसीलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल पे केवल विश्वास करके नहीं जा सकते कि न्यूमेरिकल के बेसिस पे ही आप 50 मार्क्स से ऊपर ले आएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको थ्योरी को समझना पड़ेगा ही होगा। तो अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ट्रेजरी का क्या क्या हमारा सोर्स है फंडिंग का, प्रॉफिट का। तो पहला मैंने आपको बताया प्रॉफिट फॉरेक्स बिजनेस है, दूसरा मैंने आपको समझाया इन्वेस्टमेंट है, तीसरा जो हमारा सोर्स है वो है आर्बिट्रेज। समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इंटरेस्ट रेट डिफरेंस का फ़ायदा उठाया जाता है यहाँ पे, और एक मार्केट से हम बोरो करते हैं और दूसरे मार्केट में हम लैंड करते हैं। अब आपको पता ही होगा OTC होता है हमारा ओवर द काउंटर, और फ्यूचर्स के डिस्पैरिटी का भी यूज़ करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंसाइज एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि मनी मार्केट ऑपरेशन के रिगार्डिंग पॉइंट्स। दोस्तों, मनी मार्केट में सबसे पहला पॉइंट आता है लैंडिंग और बोरोइंग। ट्रेजरी इंटरबैंक मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड मैनेज करता है। ट्रेजरी क्या करता है कि हमारा जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें क्या मैनेज करेगा, शॉर्ट टर्म फंड मैनेज करेगा, राइट। अब एक पॉइंट आप समझिए, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, यह ब्रांच फंड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन करता है। दो चीज़ डिटरमाइन करता है, ब्रांच फंड कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में आपने डिटेल पढ़ा होगा JIB के AFM में। जब 2 अलग अलग ब्रांचेस होते हैं ना, वहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसेप्ट आता है। तो ब्रांच के फंड का कॉस्ट क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमाइन करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो पहला पॉइंट आता है इसमें SLR फोकस। देखिए, ट्रेजरी ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है इसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। और 90s के बाद, ठीक है, 90s के रिफॉर्म के बाद कॉर्पोरेट डेट मार्केट भी ग्रो हुआ है। यहाँ भी इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। CD हम बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेट मार्केट। अब देखिए, आर्बिट्रेज एग्जांपल दिया हुआ है, आपने रुपये को 3.5% इंटरेस्ट रेट पे बेच दिया। चलिए, तो बेसिकली आर्बिट्रेज यही होता है ना कि आपने एक कंट्री में एक करेंसी खरीदा और दूसरे कंट्री में वो करेंसी बेचा, यही होता है हमारा आर्बिट्रेज। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की। तो ट्रेजरी का मेन एम है फंड का ऑप्टिमाइजेशन करना। आप जानते ही होंगे मेन एम क्या है, फंड का ऑप्टिमाइजेशन करना, जो डिफरेंट टूल्स के थ्रू अचीव किया जाता है। अब देखिए, ये ट्रेजरी का मेन एम है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो पहला पॉइंट है AD1 लाइसेंस। आप जानते होंगे, ऑथराइज्ड डीलर 1। तो बैंक करेंसी ट्रेड करते हैं और स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाते हैं। करेंसी ट्रेड किया जाता है और स्पेकुलेटिव प्रॉफिट कमाया जाता है। सिक्योरिटी ट्रेडिंग की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, तो सिक्योरिटाइज रिसीवेबल और पार्टिसिपेशन नोट्स को ट्रेड किया जाता है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटाइजेशन गाइडलाइन। फ्रेंड्स, एक पॉइंट को और समझते हैं हम लोग, रिस्क मैनेजमेंट को मार्केट करना। करेंसीज और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग में रिस्क लिमिट करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यूज़ क्या है, आपके पास जो करेंसी और सिक्योरिटी ट्रेडिंग है उसमें रिस्क को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, लिमिट करेंगे, ताकि लॉस हमारा कम से कम हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट आती है डेरिवेटिव प्रोडक्ट। बैंक डेरिवेटिव ट्रेड करते हैं प्रॉफिट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आपको पता ही होगा कि डेरिवेटिव एक सबसे बड़ा हेजिंग टूल होता है। फिर एक आता है हमारा कॉर्पोरेट ट्रेजरी प्रोडक्ट। ये क्या करता है, डेरिवेटिव और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट ऑफर करके कॉर्पोरेट के रिस्क को हेज करता है। और ट्रेजरी एज अ प्रॉफिट सेंटर, तो हम जानते ही हैं कि ट्रेजरी कमर्शियल बैंक के लिए एक सिग्निफिकेंट इनकम का सोर्स है। कहाँ से सोर्स है वो मैंने अभी आपको समझाया था। फॉरेक्स बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्बिट्रेज, ये सब के सब सोर्सेज में माने जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या रोल है, मैंने आपको बता दिया। RAROC पे आते हैं, RAROC मॉडल। दोस्तों, RAROC आपको पता ही होगा, रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि बेसल 3 नॉर्म के तहत कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए यह मॉडल यूज होता है। तो बेसल 3 के अंदर आपको यदि कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करना है तो आप RAROC मॉडल का यूज़ करते हैं, आपको जानकारी होगी। इसमें बात आती है ट्रेजरी ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहला बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रेजरी एक डिपार्टमेंट है या स्पेशलाइज ब्रांच होता है, डिपार्टमेंट होता है या स्पेशलाइज ब्रांच होता है। लीडरशिप की बात की जाए तो इसमें एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो कि हमारे CFO या CEO को रिपोर्ट करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिवीजन, तो डिवीजन में पहला आता है डीलिंग रूम। डीलिंग रूम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंट ऑफिस कहते हैं। क्या बोला जाता है, फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस ये इसके अंदर फॉरेक्स, मनी और सिक्योरिटीज़ डील्स हैंडल करता है। फिर आता है बैक ऑफिस।
बैक ऑफिस क्या करता है, सेटलमेंट मैनेज करता है। तो फ्रंट ऑफिस फॉरेक्स मनी सिक्योरिटी हैंडल किया और बैक ऑफिस जो है सेटलमेंट मैनेज किया। पूछा जाता है इनमें से कौन सा डीलिंग रूम का फंक्शन है, तो फॉरेक्स मनी सिक्योरिटीज हैंडल करना डीलिंग रूम का फंक्शन है। और सेटलमेंट कौन हैंडल करता है, सेटलमेंट बैक ऑफिस हैंडल करता है। मिड ऑफिस क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट करता है। तो ये तीनों रोल को एकदम क्लैरिटी के साथ समझ लीजिए। फ्रंट ऑफिस का काम क्या है, फ्रंट ऑफिस फॉरेक्स मनी सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट डीलिंग का काम करना डीलिंग रूम का है। बैक ऑफिस जो है सेटलमेंट डील करेगा और रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा मिड ऑफिस का काम है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग ALM डेस्क के बारे में। तो देखिए बड़े बैंक के एसेट लायबिलिटी रिस्क मैनेज करता है ये ALM डेस्क। करता क्या है, बड़े बड़े बैंक है ना, उनका एसेट लायबिलिटी रिस्क को मैनेज करना। अब बात करते हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट की। तो देखिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में एक की पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि इसमें आता है हमारा प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए प्राइमरी मार्केट मतलब कि नए इशू इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करना, तो जो हमारे इक्विटी डीलर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर रहता है सेकेंडरी मार्केट, यहाँ पे डेडिकेटेड इक्विटी डीलर काम करते हैं, डेडिकेटेड इक्विटी डीलर होते हैं वो काम करते हैं। और प्राइमरी इशू आपने देखा इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करता है, ठीक है। तो प्राइमरी इशू जो होता है, नए इशू जो आते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। अब ट्रेजरी के ऑफिसेज की बात करें तो एक होता है फ्रंट ऑफिस डील एग्जीक्यूट करता है लेकिन सेटलमेंट नहीं करता। सेटलमेंट का काम है बैक ऑफिस का, जो कि डील को वेरीफाई करेगा, सेटल करेगा और बुक कीपिंग करेगा। ये रूल सब याद रखेंगे आप। CCIL की बात की जाए तो CCIL होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये करता क्या है कि सेटलमेंट के लिए मार्जिन इंश्योर करता है कि हमारे पास सफिशिएंट मार्जिन हो सेटलमेंट के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि सेटलमेंट गारंटी फंड मेंटेन करता है। इट मेंटेन द सेटलमेंट SGF का फुल फॉर्म से पूछा जाए तो होता है सेटलमेंट गारंटी फंड। तो पूछा जाएगा कि सेटलमेंट गारंटी फंड कौन मेंटेन करता है, तो आंसर होगा CCIL मेंटेन करता है। CCIL और क्या काम करता है, तो CCIL जो है सेटलमेंट के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट इंश्योर करता है। दोस्तों आपके साथ जो मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ ये हमारे कैप्सूल कोर्स का पार्ट है। कैप्सूल कोर्स के अंदर आपको ये क्विक रिवीजन PDF, कैप्सूल PDF, आपको वन लाइनर PDF, व्हाट टू स्टडी PDF, फॉर्मूला PDF, केस स्टडीज़ का सेपरेट PDF है। हर एक वो चीज़ मिलता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप यदि इसको अवेल करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के फीचर्स के बारे में। आप जानते ही होंगे कि फॉरेक्स मार्केट हमारा ट्रांसपेरेंट है, वर्चुअल है, ग्लोबल है, 24/7 ट्रेडिंग वाला है। लिक्विडिटी की बात की जाए तो हाईली लिक्विड है, रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी होता है। करेंसीज़ की बात की जाए तो करेंसीज इसमें फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसीज है, जैसे USD, यूरो, GBP, JPY, CHF। आज कुछ करेंसी जो है पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब कि जिनको ट्रेड किया जाता है लेकिन ट्रेडिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। अब देखिए फॉरेक्स मार्केट के टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्पॉट मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में जो करेंसी का ट्रेडिंग होता है ना वो T+2 सेटलमेंट के साथ होता है। एक होता है TOD होता है, का मतलब होता है सेम डे, ठीक है। और एक होता है हमारा TOM। TOD मतलब टुडे हो गया, TOM मतलब टुमारो हो गया, यानी T+1 डे, नेक्स्ट डे, ठीक है। नेक्स्ट डे के रेट्स अवेलेबल हैं। अब यदि हम बात करें फॉरवर्ड मार्केट की, इफ यू टॉक अबाउट द फॉरवर्ड मार्केट, तो देखिए फ्यूचर ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के बेसिस पर फ्यूचर ट्रांजैक्शन को हम लोग फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। एक होता है NDF, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। NDF क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑफशोर हेजिंग फॉर नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। तो नॉन कन्वर्टेबल करेंसी के लिए ऑफशोर हेजिंग होता है हमारा NDF में, और यहाँ पे इसको कैश के माध्यम से सेटलमेंट होता है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है ये, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया NDF के बारे में। NDF का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे ना, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड। कहाँ यूज होता है इसका, ऑफशोर हेजिंग फॉर नॉन कन्वर्टेबल करेंसी। जो हमारे करेंसी नॉन कन्वर्टेबल है उनके ऑफशोर हेजिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसमें ये कैश सेटलमेंट के माध्यम से होता है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन के लिए यूज होता है। यदि हम फॉरेक्स में डेरिवेटिव की बात करें तो देखिए पहला आता है फ्यूचर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, और अपोजिट ट्रेड्स के लिए से क्लोज होता है, मिनिमल फिजिकल डिलीवरी होता है। तो ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे फ्यूचर के बारे में। देखिए फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस पूछा जाता है, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो फ्यूचर याद रखिएगा ना, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब सब कुछ स्टैंडर्डाइज है इसमें, और इसमें फिजिकल डिलीवरी बहुत कम होता है, वेरी मिनिमल फिजिकल डिलीवरी होता है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में बाय और सेल का राइट मिलता है, आपको पता होगा। टाइप्स दो तरह के होते हैं, अमेरिकन और यूरोपियन। अमेरिकन वाले में क्या होता है, एक्सपायरी से पहले कभी भी, हाँ, और यूरोपियन क्या होता है कि सिर्फ एक्सपायरी के दिन। तो ई से यूरोपियन, ई से एक्सपायरी, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। स्वैप की बात करें, वैसे भी आप याद सकते हैं कि पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में, फिर ई आता है, इसीलिए पहले कभी भी होगा तो ए होगा, और यदि एक्सपायरी पे होगा तो ई होगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्वैप की बात करें तो स्वैप और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन, ठीक है, सॉरी, स्पॉट और फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन को हमको स्वैप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि कैश फ्लो एक्सचेंज होते हैं, तो स्वैप का नाम ही पड़ा है स्पॉट और फॉरवर्ड को मिलाकर, राइट। अब स्वैप का यूज़ क्या है, तो देखते हैं स्वैप का यूज़ क्या है, आइए समझते हैं।
तो देखिए स्वैप में फ़ंड रिक्वायरमेंट मैनेज करना, ये क्या करता है, फ़ंड रिक्वायरमेंट को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए कि लोन के कैश फ्लो को अलग अलग करेंसीज में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो लोन का जो कैश फ्लो है उसको अलग अलग करेंसी में कन्वर्ट करता है। फिर दूसरा तरीका है फंड स्वैप का यूज़ का, वो है हमारा इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है उससे प्रॉफिट कमाना, राइट। तो ये इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज क्या होता है, जैसे यूएसडी और रुपी आईएनआर है, ठीक है। यूएसडी वर्सेस आईएनआर ये मान लीजिए कि स्वैप है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रुपीज़ का हायर इंटरेस्ट रेट का फ़ायदा उठाया जाता है, राइट। अब देखिए ट्रेजरी ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, इसमें स्वीप फैसिलिटी होता है। मतलब क्या हुआ कि जो नॉस्ट्रो फंड है, नॉस्ट्रो अकाउंट के आइडल फंड पर इंटरेस्ट कमाना, अर्निंग इंटरेस्ट ऑन द आइडल नॉस्ट्रो फंड, दैट इज कॉल्ड स्वीप फैसिलिटी। फिर आता है हमारा लोन इन एडवांस। इसमें क्या होता है कि फॉरेन करेंसी फंड क्लियर करना एडवांस के लिए, टू क्लियर फॉरेन करेंसी फंड फॉर एडवांस। फिर आता है वर्किंग कैपिटल इन फॉरेन करेंसी। तो FCNR लोन और बिल डिस्काउंट का यूज़ करते हैं। ये क्या यूज़ करते हैं, FCNR लोन, PCFC बिल डिस्काउंट का यूज़ किया जाता है, वर्किंग कैपिटल इन FC। और फिर आता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यानी बैंक के फॉरेन बिल को रिफाइनेंस करता है ये। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ट्रेजरी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि स्वीप फंक्शन आप देख सकते हैं। स्वीप फंक्शन क्या करता है, नॉस्ट्रो अकाउंट के आइडल फंड पर इंटरेस्ट कमाता है। लोन और एडवांस आप जानते ही हैं कि फॉरेन करेंसी फंड क्लियर करना एडवांस के लिए। वर्किंग कैपिटल इन FC, FCNR लोन आप जानते होंगे, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट लोन है। और बिल डिस्काउंट है, इनका यूज़ करता है वर्किंग कैपिटल इन FC। फिर शॉर्ट टर्म फंडिंग होता है, राइट। और फिर फाइनली आता है रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल, आप बिल को रीडिस्काउंट करते हैं, बैंक की फॉरेन बिल को रिफाइनेंस करता है, जो फॉरेन बिल को रिफाइनेंस करने का काम रीडिस्काउंटिंग करता है। फिर हम बात करें मनी मार्केट की, तो देखिए मनी मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं जिसका मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है। फिर कुछ इंटर बैंक मार्केट होते हैं, ठीक है। और इंटर बैंक मार्केट, इसके अंदर कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट आता है। कॉल मनी मार्केट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्लेसमेंट जो है ओवरनाइट होता है, लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट करता है ये। और इसके अंदर एक आता है माइबॉर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, माइबॉर में क्या होता है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। माइबॉर में क्या होता है कि बेंचमार्क रेट होता है, ये बेसिकली एक तरह का बेंचमार्क रेट है। किस चीज़ के लिए बेंचमार्क रेट है, ओवरनाइट स्वैप के लिए बेंचमार्क रेट माना जाता है। कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं कॉल मनी मार्केट में, एक होता है बैंक, एक होता है प्राइमरी डीलर, एक होता है RRB, एक होता है कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है पेमेंट या स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सब के सब जो है पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे कॉल मनी मार्केट में। अब देखिए एक पॉइंट बताया जा रहा है यहाँ पे, नॉन बैंक प्लेयर। तो नॉन बैंक प्लेयर को फेज आउट कर दिया गया है 6 अगस्त के बाद से। नोटिस मनी मार्केट आप जानते ही होंगे कि देखिए 2 से लेकर 14 दिन का ट्रांजैक्शन होता है। और टर्म मनी मार्केट में जो प्लेसमेंट होता है वो 14 डे से लेकर 1 साल तक का होता है। यदि मनी मार्केट की लिमिट्स की बात की जाए तो देखिए शेड्यूल बैंक में कैपिटल फंड के बेसिस पर लिमिट होती है। पेमेंट बैंक और RRBs में जो है लिमिट जो है कैपिटल फंड से टाइड होती है। कोऑपरेटिव बैंक में जो लिमिट होता है वो इनका जो डिपॉजिट है उसका 2% होता है। और प्राइमरी डीलर में लिंक जो इनका लिंक जो है NOF से लिंक होता है, NOF यानी नेट ऑन फंड से। तो ये याद रखिएगा लिमिट कितना है ये इन सभी मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब की रेट्स की बात करें तो एक होता है कॉल मनी रेट, यानी कि ओवरनाइट माइबॉर सिस्टम लिक्विडिटी को रिफ्लेक्ट करता है। CRR SLR आप जानते ही होंगे, CRR इंटरेस्ट नहीं कमाता, क्योंकि CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है। CRR और नो इंटरेस्ट, इट इम्पैक्ट द लिक्विडिटी। फिर बात करें ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट की, तो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट में पहला पॉइंट आता है सरप्लस कैश। तो देखिए CRR SLR कॉम्प्लाइंस के बाद इन्वेस्ट होता है सरप्लस कैश। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट पेपर में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। ट्रेजरी बिल आप जानते होंगे, ट्रेजरी बिल का फीचर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट इशूड होता है, 91, 182, 364 डेज दिन की मैच्योरिटी होती है। और डिस्काउंट पे जो है, डिस्काउंट पर प्राइस होता है। उसके बाद देखिए और कुछ पॉइंट बताया जा रहा है ट्रेजरी बिल के बारे में। इसका जो है ये फीचर्स के बारे में हमने बात की कि ये रिस्क फ्री होता है, इट इज़ रिस्क फ्री, और लिक्विड होता है, हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो बैंक, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल्स, ये सब के सब इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं ट्रेजरी बिल के, राइट। इसका इशुएंस स्केड्यूल आप देख लीजिए, 91 डेज वीकली, ठीक है, 182 डेज, 364 डेज, ये सब इसके इशुएंस के डेट्स होते हैं। इसके फीचर्स की बात करें, अच्छा एक होता है CMB, ठीक है। CMB होता है हमारा कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म कैश नीड के लिए बनता है, ये CMB लेस देन 91 डेज के लिए बनता है। इसका फीचर्स क्या है, इसका टेनर फ्लेक्सिबल होता है, डिस्काउंट पे SLR एलिजिबल है, और ऑक्शन होता है T+1 डे में। इट इज़ ट्रेडेबल, SLR एलिजिबल एंड ऑक्शन ऑन T+1। फिर आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर, जिसको CP कहा जाता है। कॉर्पोरेट, NBFC, AIFI रेटेड A3 से ऊपर ये इसको इशू करते हैं कॉर्पोरेट पेपर को। इसका मैच्योरिटी जो है 7 दिन से लेकर 1 साल तक होता है, राइट। इसको कमर्शियल पेपर कहा जाता है, CP कहा जाता है। मैच्योरिटी जो है 7 days to 1 year होता है, जिसको CP कहते हैं। A3 याद रखिएगा, CMB में 91 डेज से कम याद रखिएगा, गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों जिसको जो हमारा सीपी है ना, उसको डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्रेडिट रिस्क कम है, हाई यील्ड है, एक्टिव ओवर द काउंटर ट्रेड है। तो सीपी के बारे में क्या बताया, 7 दिन से लेकर 1 साल तक डीमेट फॉर्म में इशू किया जाएगा, मिनिमम 5 लाख का इशू किया जाएगा, 5 लाख के डिनोमिनेशन में इशू किया जाएगा। हाई यील्ड और लो क्रेडिट रिस्क होने के कारण इन्वेस्टर के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। और जो बाय बैक है वो 30 दिन के बाद अलॉट होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये भी 7 से लेके बैंक के लिए 7 दिन से लेकर 1 साल तक, और एफआईज के लिए 1 साल से लेकर 3 साल तक। फिर डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है। लोन और प्रीमेचर क्लोजर अलॉट नहीं है, यहाँ पे प्रीमेचर क्लोजर नहीं कर सकते, ना ही लोन ले सकते हैं। फिर क्या करता है ये, लिक्विडिटी राइट होने की बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, ये सभी इसके इशूअर्स होते हैं। कौन इशू करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल डेब्ट। देखिए इसमें मैच्योरिटी जो है सब बैंक का 7 दिन से लेकर 1 साल तक का होता है, और एफआईज का 1 से लेकर 3 साल तक का होता है। और आपको ये डीमैट फॉर्म, लोन और प्रीमेच्योर क्लोजर अलॉट नहीं है। ये डीमैट फॉर्म में इशू किया जाता है, नो लोन नो प्रीमेच्योर क्लोजर, और लिक्विडिटी टाइट होने पर बैंक के लिए यूजफुल है। सीआरआर और एसएलआर नॉर्म्स के अंदर आता है। और सेटलमेंट जो होता है वो डिलीवरी वर्सेस पेमेंट के बेसिस पे होता है। बायबैक आप कर सकते हैं 7 दिन के बाद। आइए दोस्तों हम लोग मार्केट रेपो की बात करते हैं। तो मार्केट रेपो का क्या पर्पज़ है, पर मार्केट रेपो 1 दिन से लेकर 1 साल तक सिक्योरिटीज़ लैंडिंग और बोरोइंग के लिए यूज होता है, राइट। 1 दिन से लेकर 1 साल तक लैंडिंग और बोरोइंग सिक्योरिटीज़ का पर्पज़ है इसका। फीचर्स की बात करें तो इसमें पहला आता है सिक्योरिटीज़। देखिए मार्केट रेपो की बात हो रही है तो सिक्योरिटीज़, तो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, रिपर्चेज प्राइस, इसके अंदर इंटरेस्ट और एडजस्टमेंट आता है। फिर हेयर कट की बात करें, हेयर कट 5% तक होता है ताकि प्राइस रिस्क कवर करने के लिए। और जो सेटलमेंट होता है वो CCIL के माध्यम से होता है। रिपोर्टिंग जो है हमें एफ ट्रैक, क्लियर कॉर्प रेपो, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, OMS कहा जाता है इसको। और इसमें जो बॉर्डरिंग होता है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में होता है, सब्जेक्ट टू CRR और SLR लायबिलिटी। तो ये सभी चीज़ ध्यान रखनी है। दिस इज रिगार्डिंग द मार्केट रेपो। एक होता है हमारा TREPS, इसको बोलते हैं TREPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई पार्टी रेपो। ये जो है CCIL जैसे थर्ड पार्टीज एंटिटी कोलेटरल और सेटलमेंट हैंडल करते हैं, लिखा है ना, थर्ड पार्टी एंटिटीज हैंडल कोलेटरल और सेटलमेंट। इसने क्या किया है कि CBLO ने रिप्लेस CBLO विद TREPS, CBLO को रिप्लेस किया गया TREPS से। और इसका फीचर्स क्या है, तो इसका फीचर्स देखिए, टेनर जो है 1 दिन से लेकर 1 साल तक होगा। मार्जिन की बात करें तो दोस्तों देखिए मार्जिन बहुत सिंपल है इसका। इनिशियल और MTM मार्जिन CCIL मैनेज करता है, मार्क टू मार्केट मार्जिन CCIL मैनेज करता है, राइट। और एक होता है रेपो अंडर LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, उसके अंदर जो रेपो आता है। तो देखिए इसका पर्पज़ है कि RBI का मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल है ये, राइट। ये जो हमारा LAF है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये RBI का मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल है। इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। जब बैंक को शॉर्टेज होता है तब RBI से सेल करके रेपो करते हैं। बैंक सेल टू RBI इन शॉर्टेज, बाय बैक, जब सरप्लस होगा तो वापस खरीद लेंगे। तो ये चीज़ है। सरप्लस होने पर रिवर्स रेपो के जरिए पैसा पार्क करते हैं। फिर कहा जा रहा है इसका रेट्स जो है वो तो वेरी करते रहता है। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल रेट ऑक्शन की बात करते हैं। तो ये हर फ्राइडे को कंडक्ट होता है 14 डेज टेनर के लिए, और इसके अंदर रेपो और रिवर्स रेपो आता है, और सरप्लस पार्क्ड बाय रिवर्स रेपो, और जैसा हमने पिछले वाले केस में देखा। अब एक आता है हमारा SDF क्या होता है हमारा, SDF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल है 2022 से। इसका जो इंटरेस्ट है रेपो रेट से 25 बेसिक पॉइंट स्केल ऊपर होता है, और इसमें डिपॉजिट में CRR एक्सक्लूडेड होता है लेकिन SLR के लिए एलिजिबल होता है। मिनिमम बिड जो होता है इसमें 1 करोड़ का होता है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ SDF के बारे में। ये फैसिलिटी 8 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुई। सिंपल टर्म्स में यहाँ बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा रख सकते हैं, और इस पर रेपो रेट से 0.25% कम इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा पार्ट है कि CRR में नहीं आता और SLR के लिए एलिजिबल है। मिनिमम डिपॉजिट 1 करोड़ का है। फिर आता है MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो MSF का पर्पज़ है बैंक के ओवरनाइट फंडिंग देना। 2% तक NDTL के अगेंस्ट इसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से 0.25% ज़्यादा होता है। यह फैसिलिटी पहली बार 9 मई 2011 में स्टार्ट हुई थी, और अब बैंक के लिए लिमिट 2% है, ये याद रखिएगा। पहले 3% को 2% कर दिया गया है। फिर कहता है बिल रीडिस्काउंटिंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, यह लिक्विडिटी बूस्ट करता है शॉर्ट टर्म बिल्स के लिए। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म बिल्स होते हैं ना, कम अवधि के जो बिल्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म बिल्स के लिए लिक्विडिटी बूस्टिंग का काम करता है बिल रीडिस्काउंटिंग। तो लैंडिंग बैंक को रिटर्न मिलते हैं, और बोरोइंग बैंक अपना कैपिटल इंप्रूव कर सकता है। तो 2 चीज़ है, एक तो लैंडिंग बैंक है जिसने लैंड किया उसको रिटर्न मिलता है,
लैंडिंग बैंक गेट्स रिटर्न्स, एंड जो बोरोइंग बैंक है जो खरीदता है उसको अपना कैपिटल एडिक्वेसी इन्हांस कर सकता है। तो रिस्क क्या है, रिस्क बस बोरोइंग बैंक के पास होता है, बस इतना ही सा रिस्क है। तो ये बिल रीडिस्काउंटिंग की बात हो रही है। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, जिसको जीसेक कहा जाता है। जीसेक कौन इशू करता है, तो इन्हें आरबीआई इशू करती है और ऑक्शन के थ्रू उन्हें उनके प्राइस डिसाइड होते हैं, राइट। इन्हें आरबीआई इशू करती है और ऑक्शन के थ्रू इनके प्राइस डिसाइड होते हैं। बैंक इन्हें एसएलआर के लिए प्रायोरिटाइज किए जाते हैं। लिखा है ना कि आरबीआई इशू करती है हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को और ऑक्शन के थ्रू उन्हें उनके प्राइस डिसाइड होते हैं। बैंक इन्हें एसएलआर के लिए प्रायोरिटाइज करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज की बात करें तो इसमें हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल जो कि क्वार्टरली मार्क होता है, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। मैं आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड के डिफरेंट टाइप्स को समझाता हूँ, अगले स्लाइड में चलते हैं। तो देख सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक होता है हमारा नॉन एसएलआर सिक्योरिटी, एक देख सकते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर एक आता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड, स्टेप अप कूपन, पीरियड बॉन्ड, कोलेटरलाइज ऑब्लिगेशन, राइट। तो ये सभी बॉन्ड्स, ये सभी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है हमारे बेंचमार्क से लिंक होता है, इसको पीरियडिकली रीसेट किया जाता है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड को डिस्काउंट पे बेचा जाता है, इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे पेमेंट होगा। स्टेप अप कूपन में इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट रेट होता है ओवर द टाइम, और पीरियड बॉन्ड में इंस्टॉलमेंट होता है या प्रीमियम रिडेम्पशन होता है। चलिए ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर और स्टॉक मार्केट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इक्विटी शेयर के टाइप्स होते हैं जैसे कि वोटिंग और नॉन वोटिंग राइट, ठीक है। एक होता है वोटिंग राइट, एक होता है नॉन वोटिंग राइट, ओके। तो वोटिंग और नॉन वोटिंग राइट के साथ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। तो यहाँ देख सकते हैं इक्विटी शेयर में विदाउट वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर में कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये सभी टाइप्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर के टाइप होते हैं जैसे वोटिंग और नॉन वोटिंग राइट के साथ शेयर, ठीक है। ट्रेडिंग बीएसई और एनएसई में होती है और सेबी को इनको रेगुलेट करता है। ट्रेडिंग कहाँ होती है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और रेगुलेट कौन करता है, सेबी रेगुलेट करता है। स्टॉक मार्केट के ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और पार्टिसिपेंट में हमारे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फर्म, ये सभी होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। अब देखिए बैंक लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ बताया जा रहा है कि इन्वेस्टी का एक्सपोजर, राइट। तो इन्वेस्टी का एक्सपोजर जो है बैंक के कैपिटल का या इन्वेस्टी के कैपिटल का 30% होगा, जो भी कम हो। या तो बैंक का कैपिटल का, मान लीजिए बैंक का कैपिटल है 1000 करोड़ और इन्वेस्टी का कैपिटल है 500 करोड़, तो ऑब्वियसली ये इसका आपको 30% लेना है। और पोर्टफोलियो एक्सपोजर में जो नेट वर्थ है उसका 40% और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो 20%। तो ये लिमिट्स डाला गया है टू इन्वेस्ट इन ऑल दिस सिक्योरिटी, जो भी हमने अभी बात की, राइट। जैसे कि हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट हुआ, उस पर कितना लिमिट है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओके। अब बात करते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट इंटरेक्शन की। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि डोमेस्टिक फेमा रेगुलेशन के अंदर काम करते हैं, राइट। तो देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग मार्केट अंडर फेमा रेगुलेशन। एफडीआई की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई तब होता है जब अनलिस्टेड कंपनी में या लिस्टेड कंपनी में 10% या उससे ज़्यादा का स्टेक लिया जाए, और एफपीआई तब होता है जब पहला जो एफपीआई 10% से कम इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब इसमें एक पॉइंट है जो कि बताया जा रहा है बिल रीडिस्काउंटिंग के बारे में। तो बिल रीडिस्काउंटिंग का पर्पस है शॉर्ट टर्म बिल के लिए लिक्विडिटी बढ़ाना, शॉर्ट टर्म बिल के लिए लिक्विडिटी इन्हांस करना। लैंडिंग बैंक को रिटर्न मिलते हैं और बोरोइंग बैंक को अपना कैपिटल इंप्रूव करता है लेकिन रिस्क उठाता है। सिक्योरिटीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इशू करता है, एक्टिवली ट्रेड होता है, ऑक्शन के थ्रू उनका प्राइस डिसाइड होता है, इन्हें एसएलआर या ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आई थिंक ये कंसेप्ट रिपीट हो गया है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ये रिपीट हो गया है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, ओके। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इक्विटी कैपिटल किस तरह के होते हैं। तो देखिए एक होता है हमारा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब कि वोटिंग राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ये कुमुलेटिव, रिडेमेबल या कन्वर्टेबल हो सकता है जिसमें कुछ प्रेफरेंस मिलती हैं। इक्विटी ट्रेडिंग की बात करें तो एक होता है फैक्टर। इक्विटी ट्रेडिंग में एक दो चीज़ याद रखिएगा, फंडामेंटल और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन का असर होता है। इंडिया में यह शेयर बीएसई और एनएसई पे ट्रेड होते हैं और सेबी का रूल के अंदर होते हैं। फिर बात करें हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव का यूज हेजिंग या रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है, और इस मार्केट में हमारे एफआईआई, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया एक्सपोजर लिमिट कितना है, फिर से मैं रिपीट कर दूं। बैंक अपने कैपिटल का सिर्फ लिमिटेड परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्पेसिफिक कंपनी में मैक्सिमम 30% तक, ठीक है, इन्वेस्टी कैपिटल का, और पोर्टफोलियो में टोटल नेटवर्थ का 40% तक अलाउड है।
अब बात करते हैं डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट इंटरेक्शन की। तो एफडीआई के बारे में बताया आपको कि एफडीआई में इन्वेस्टमेंट तब होता है जब किसी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में 10% से ज़्यादा का शेयर लिया जाता है, और एफपीआई में इन्वेस्टमेंट तब होता है जब इन्वेस्टमेंट 10% से कम हो तो एफपीआई के अंदर आता है। सेबी रेगुलेशन के अंदर एफपीआई इन्वेस्टमेंट कंट्रोल होते हैं। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया एफपीआई और एफडीआई का बेसिक चीज़। अब दोस्तों, प्रोहिबिटेड सेक्टर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कौन कौन सा प्रोहिबिटेड सेक्टर है? तो कुछ सेक्टर जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होते वो लॉटरी है, गैम्बलिंग है, चिट फंड है, फिर इसमें निधि कंपनी आती है, टीडीआर आती है, और रियल एस्टेट और टोबैको आता है। अब देखिए, एक आईडीआर जीडीआर के बारे में पॉइंट बताया जा रहा है। आईडीआर जीडीआर, तो देखिए जीडीआर होता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिप्ट। तो यह इक्विटी शेयर का कन्वर्टेड फॉर्म है जो फॉरेन मार्केट में ट्रेड होता है। इट इज़ अ कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर विच इज ट्रेडेड इन द फॉरेन मार्केट। एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो यह क्या होता है, यूएस एक्सक्लूसिव है जो सिर्फ यूएस इन्वेस्टर के लिए होता है। और एक आईडीआर होता है, आईडीआर होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी इंडियन मार्केट में इशू होते हैं जिसमें फॉरेन फर्म आईएनआर में फंड रेज करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको बताना चाहिए। जीडीआर कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर विच इज ट्रेडेड इन ओवरसीज इन्वेस्टर, बाहर के इन्वेस्टर के लिए होता है। आईडीआर बाहर के निवेशक के लिए होता है जो कि रुपीज़ में फंड रेज करते हैं। राइट, तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है ट्रांसफ़र, रिडेम्पशन एंड फंजिबिलिटी की। ठीक है, तो देखिए रिडेम्पशन जो है 1 साल के बाद अलॉट है। लिमिटेड टू वे फंजिबिलिटी होता है लिस्टेड फर्म के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट बताया जा रहा है एक्सक्लूजन की, एक्सक्लूजन फॉर एफपीआई। क्या कहा जा रहा है कि एफपीआई में रिस्ट्रिक्शन होता है स्पेशली विद आईडीआर एजम्पशन। अब यहाँ पे एक बात आती है लेंडर रिस्ट्रिक्शन और बोरोअर रिस्ट्रिक्शन। समझिए, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन बैंक ब्रांचेस फॉर एफसीवाई, ईसीबी, फॉरेन करेंसी ईसीबी, इंडिविजुअल ओनली इफ इक्विटी होल्डर और बॉन्ड सब्सक्राइबर। ठीक है, कॉम्प्लाइंस विद एफएटीएफ एंड आईएएससीओ। अब इसमें क्या है कि बोरोअर एंड यूज जनरली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है रियल एस्टेट पे, कैपिटल मार्केट पे और रुपी लोन इंस्टॉलमेंट में। सिक्योरिटी और गारंटी की बात करें तो पहला आता है ऑल इन कॉस्ट सीलिंग। तो ये सारे ईसीबी के लिए, ये टॉपिक हमारा ईसीबी का है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का है। तो सारे ईसीबी के लिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के लिए सिक्योरिटी गारंटी मैंडेटरी है एवं $5 मिलियन। तो $5 मिलियन के यदि ईसीपी हैं उनके लिए सिक्योरिटी और गारंटी मैंडेटरी है। और कोई कॉर्पोरेट या पर्सनल गारंटी नहीं होता है फॉरेन करेंसी ईसीबी के। आपको पता होगा एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्डिंग फॉरेन करेंसी में भी होता है, इंडियन करेंसी में भी होता है। एमएएमपी यानी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 साल का होता है। आपको बताइए होगा, ये एक्सेप्शन है। रिपोर्टिंग कॉम्प्लाइंस ईसीबी जो है ये रिपोर्टिंग कॉम्प्लाइंस जो है ईसीबी जो है रिपोर्ट होता है करता है आरबीआई को ईडी बैंक के माध्यम से। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ईसीबी फ्रेमवर्क एंड टाइप्स की। देखिए सबसे पहला फ्रेमवर्क जो होता है इसमें लोन कवर होता है रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंशियल ताकि कॉम्प्लाइंस इंश्योर हो। राइट, अब इसमें देखिए कुछ लिमिट्स की बात की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं $5 बिलियन का कैप रखा गया है फॉरेन कंपनी के लिए। सेबी के द्वारा मॉनिटर्ड होता है। टू वे फंजिबिलिटी मैंने आपको बताया, लिमिटेड होता है। रेजिडेंट के पास 30 डेज का सेल ऑप्शन होता है लिस्टेड कंपनीज़ के लिए, लिखा है ना, रेजिडेंट में 30 डेज सेल ऑप्शन। ईसीबी का फ्रेमवर्क है, कॉस्ट सीलिंग है। ईसीबी के टाइप्स आप जानते होंगे, फॉरेन करेंसी ईसीबी होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी होते हैं। राइट, लैंडर का रिस्ट्रिक्शन है। तो यही सब पॉइंट यहाँ पे समझाया जा रहा है। अब देखिए लैंडर रिस्ट्रिक्शन, मैच्योरिटी पीरियड, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स को समझते हैं। तो देखिए इसमें करेंसी कंट्रोल की बात करें तो इसमें आरबीआई का क्या रोल है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करेंसी मैनेज करता है सर्कुलेशन में, जिससे मनी मल्टीप्लायर को इम्पैक्ट करता है लैंडर और डिपॉजिट से। इसमें 2-3 कंसेप्ट याद रखिएगा। हमारा आता है ब्रोड मनी, आप जानते होंगे ब्रोड मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोड मनी को M3 कहा जाता है। राइट, तो इसके अंदर क्या क्या आता है, ब्रोड मनी के अंदर क्या क्या आता है एक बार देख लीजिए। तो ब्रोड मनी के अंदर आता है हमारा ये 3 पार्ट आता है। एक जो हमारा करेंसी इन हैंड है वो आएगा, प्लस डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट आएगा, ये ब्रोड मनी होता है। इसको पब्लिक क्रेडिट से सोर्स किया जाता है या गवर्नमेंट से या फॉरेन एसेट से। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये करेंसी का इंपॉर्टेंस को कम करता है। आरबीआई का रोल यूटिलिटी में शिफ्ट होता है। ठीक है, M3 का कंट्रोल बहुत क्रूशियल है। अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी इंश्योर करना। रिजर्व मनी क्या होता है, तो CRR इम्पाउंड्स मनी टू रिड्यूस मल्टीप्लायर इम्पैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़र्व एसेट की यदि बात करें तो रिज़र्व एसेट में बैंक का रिज़र्व होता है जिसको स्प्लिट किया जाता है CRR में और SLR में। तो CRR जानते होंगे, बैंक अपना एक NDTL का परसेंटेज जो है वो एज ए रिजर्व विद RBI रखता है, इसको CRR बोलते हैं। और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक एक अपने NDTL का पोर्शन जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखता है लिक्विडिटी के लिए। लिक्विडिटी टूल में हमारा CRR SLR आता है जो कि मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है। राइट, और RBI का क्या रोल है, RBI का रोल है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, इसको कहा जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
ठीक है। इट एक्सचेंजेस वोलेटिलिटी को मैनेज करता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ट्रेजरी इंश्योर करता है कि CRR और SLR जो है, ट्रेजरी इंश्योर दैट द CRR एंड SLR आर कॉम्प्लाइंस के इंश्योर करता है, ये फॉर्म में सबमिट करता है RBI को टाइमली। अच्छा, यहाँ पे कुछ CRR के एग्जाम्पन्स भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ACU अकाउंट, ACU जानते हैं ना आप, एशियन ट्रेडिंग यूनियन अकाउंट, ऑफशोर बैंक यूनिट, ये सब के सब एग्जाम्पन हैं। फिर क्या क्या CRR में नहीं आता है, जो हमारा अनरियलाइज गेन है, जो हमारा सब्सिडीज़ है, जो क्लेम्स है, जो रीडिस्काउंटेड बिल्स है, जो एडवांस इनकम है, दिस आर एक्सक्लूडेड। इसको हम CRR में काउंट नहीं कर सकते हैं। CRR का कैलकुलेशन जो है डिटेल के बेसिस पे होता है, फोर्टनाइटली रिपोर्ट किया जाता है। बैंक कम से कम डेली CRR जो है 90% से ज़्यादा मेंटेन करेगा। इस CRR पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता RBI से, तो ये डिपॉजिट कॉस्ट बढ़ा देता है। SLR का कैलकुलेशन CRR से सिमिलर है। SLR में कैश, गोल्ड, अप्रूव्ड सिक्योरिटी, ये सब के सब आते हैं। और उसके बाद दोस्तों लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात की जाए तो CRR SLR का चेंजेस जो है आपकी लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। इसमें एडजस्टमेंट जो है मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा। रिजर्व रेशियो की बात करें तो RBI का की रोल होता है इकोनॉमिक कंट्रोल में, डेली लिक्विडिटी मॉनिटर करता है RBI, राइट। अब बात करें LAF क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की। तो देखिए RBI जो है लिक्विडिटी को मैनेज करता है रेपो ऑपरेशन से। बैंक जो है RBI से बोरो करती है रेपो के अंदर, और 5 करोड़ के मल्टीपल में बिडिंग होता है। रिवर्स रेपो में बैंक RBI को देती है जब लिक्विडिटी बैंक के पास ज़्यादा होता है। तो ऑक्शन और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ पे डेली रेपो होगा, रिवर्स रेपो ऑक्शन हो सकता है, और मल्टीपल ऑक्शन भी हो सकता है, डिपेंड ऑन ज़्यादा लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट हो तो मल्टीपल ऑक्शन होगा। RBI जो है लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट आया था 2015 में, तो RBI वहाँ पे सामने आई थी लिक्विडिटी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। आप LAF के पर्पज़ को जानते ही होंगे। LAF जो है डेली लिक्विडिटी को मैनेज करता है, पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करेगा, वेरिएबल रेपो रेट को लाया गया था। अब देखिए तो यहाँ पे LAF में जो है LA लिक्विडिटी का मेजर जो 2015 में आया था, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरनाइट रेपो एट 0.25% ऑफ NDTL। तो ओवरनाइट रेपो होता है एट 0.25% ऑफ NDTL, और इसमें एक्सपोर्ट क्रेडिट रिफाइनेंस, शॉर्ट में इसको ECR कहा जाता है, इसको फेज आउट कर दिया गया। और जो नए लिक्विडिटी प्रोडक्ट लाया गया 2020 में, इसके अंदर 14 डेज़ के वेरिएबल रेट रेपो था या रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट टर्म रेपो, फिक्स रेट रिवर्स रेपो। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी था, तो इसमें कहा गया है कि बैंक कैन ड्रॉ फंड अप टू एक्सेस SLR प्लस 2%, ठीक है। अब PSS होता है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये सारे फाइनेंशियल मार्केट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे LAF पार्टिसिपेट एलिजिबल हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। SDF आप जानते ही हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये ओवरनाइट डिपॉजिट RBI के साथ अलाउ करता है, और ये फ्लोर होता है पॉलिसी रेट कॉरिडोर के लिए। RTGS के बारे में आपको पता है, RTGS अक्टूबर 2004 में लॉन्च हुआ था। ये इंस्टेंट ग्रॉस सेटलमेंट है, बैंक फंड मेंटेन करती है RBI के पास। इन्फिनिट आप जानते होंगे, ये सिक्योर कम्युनिकेशन है, बैंकिंग कम्युनिकेशन है। SFMS जो है डोमेस्टिक फंड ट्रांसफ़र के लिए होता है, ऑथेंटिकेटेड मैसेज के थ्रू। NDS होता है हमारा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग है, फरवरी 2002 से रिपोर्टिंग सेटलमेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। CCIL का जो FX क्लियर है, ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मैनेज करता है। NSDL और CSDL जो है, ये क्या करता है, DVP होता है, डिलीवरी वर्सेस परमानेंट पेमेंट फॉर इक्विटी एंड डेप्ट, सेटलमेंट रिस्क को एलिमिनेट करता है। ये याद रखिएगा, CCIL का FX क्लियर क्या करता है, तो फॉरेक्स ट्रांजेक्शन को मैनेज करता है। पिछली बार ये पूछा गया था FX क्लियर, ठीक है। और NSDL और CSDL जो है DVP होता है, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट होता है, किसके लिए, इक्विटी के लिए और डेप्ट के लिए। तो अब देखिए ट्रेजरी में देखिए ट्रेजरी हाई लिवरेज पे चलता है, राइट। तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। यह रिस्की क्यों है, क्योंकि बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं और जिसमें लॉस होने का चांस क्रेडिट रिस्क से ज़्यादा होता है। अगर कुछ गलत हो जाए तो लॉस बड़ा हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है कि हाई लिवरेज होता है और बहुत लॉस होने का ज़्यादा चांस होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिंग। अब इसमें आता है मैनेजमेंट की सेंसिटिविटी। तो अब ट्रेजरी मैनेजर का डिसीजन का बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी कभी उनके डिसीजन का अप्रूवल भी नहीं होता, उनके डिसीजन का अप्रूवल नहीं होता, तो उनके हर डिसीजन में रिस्क मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्केट रिस्क। जैसे कि मार्केट रिस्क में जैसे करेंसी या सिक्योरिटी प्राइस का ऊपर नीचे होना होता है ना, वेरिएशन जिसको बोलते हैं, तो ये वेरिएशन से रिस्क आता है। और अगर बाय और सेल के बीच गैप हो तो और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है, समझ रहे हैं। तो जो हमारा बाय और सेल ट्रांजेक्शन के बीच में गैप रहेगा तो और भी रिस्क बढ़ जाएगा। अब आता है बात, अब ये रिस्क मैनेज कैसे करते हैं। तो ट्रेजरी में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल लिमिट है, जैसे कि आप यहाँ एक्सपोजर सेलिंग की बात करेंगे तो यह लिमिट करता है कितना रिस्क हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर एक आता है हमारा पोजीशन लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट, हम लोग आगे देखेंगे पोजीशन लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट के बारे में। देखिए,
तो एक पोजीशन लिमिट यह डिफाइन करता है कि कितना लॉस तक हम हैंडल कर सकते हैं, और एक लिमिट होता है जो कि सिर्फ एक दिन के लिए होता है, उसे इंट्राडे पोजीशन कंट्रोल में रहता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं, अब 3 बड़े रिस्क और हैं इसके अलावा, एक लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क, राइट। तो मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोजीशन लिमिट जो है रिस्क एक्सेस को प्रोवाइड करता है, स्टॉप लॉस जो है कैप लॉस प्रोवाइड करता है, एक होता है डील साइज लिमिट जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करता है, एक होता है डे लाइट लिमिट यानी इंट्राडे पोजीशन को मॉनिटर करेगा, तो ये इंटरनल कंट्रोल लिमिट हो गया। ओपन पोजीशन में ओवरनाइट लिमिट, एग्रीगेट लिमिट। अब मार्केट रिस्क में एक लिक्विडिटी रिस्क आता है, यानी पैसा अवेलेबल नहीं है जब चाहिए तो बोरोइंग महंगा पड़ सकता है ना। फिर आता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी रेट मिसमैच होने पर प्रॉफिट कम हो सकता है। फिर आता है करेंसी रिस्क, यानी फॉरेन ट्रेंड या करेंसी वैल्यू चेंज होने से रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ट्रेजरी और कमोडिटी मार्केट में क्या लिंकेज है। लिक्विडिटी रिस्क मैंने आपको समझा ही दिया, और ट्रेजरी और कमोडिटी मार्केट में क्या लिंकेज है यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट और डेरिवेटिव। तो सबसे पहले कमोडिटी मार्केट और ट्रेजरी का कनेक्शन समझते हैं। ट्रेजरी में गोल्ड और एक्सचेंज रेट को क्लोजली देखा जाता है, क्योंकि इस पर इकोनॉमिक फैक्टर का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो गोल्ड और एक्सचेंज रेट को ट्रेजरी ऑब्जर्व करता है क्लोजली, क्योंकि जो है इस पर इकोनॉमिक एक्सपोजर का, क्योंकि इस पर क्या होता है कि एक्सपोजर कमोडिटीज़ का इकोनॉमिक फैक्टर का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इंडिया में ट्रेजरी का एक्सपोजर कमोडिटीज़ में लिमिटेड है, तो रिस्क थोड़ा कम है। लिमिटेड इंडियन ट्रेजरी एक्सपोजर लिखा है ना कमोडिटी मार्केट में। फिर आता है मार्केट स्पेकुलेशन। अब मार्केट स्पेकुलेशन क्या होता है, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या परसेप्शन पे डिपेंड करता है। ट्रेजरी में ट्रेडिंग भी स्पेकुलेशन के थ्रू होती है, जो प्रॉफिट और लॉस दोनों पे असर डाल सकती है ना। फिर कह रहा है कि ट्रेजरी का क्या रोल है एएलएम में। तो ट्रेजरी का रोल एएलएम यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट से लिंक्ड होता है। ट्रेजरी इनपुट देता है और रिस्क के सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करता है। ये इंश्योर करता है कि मार्केट रिस्क कम रहे। ठीक है, इनपुट प्रोवाइड करेगा, रिस्क सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेगा। अब देखिए रिस्क के कुछ मेजर्स होते हैं, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट मेजर है VAR यानी वैल्यू एट रिस्क। सिंपल टर्म्स में VAR मेजर करता है कि वर्स्ट केस में रेट कितना मूव हो सकता है एक डिफाइंड लेवल पर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरनाइट USD INR का ओवरनाइट VAR 45 पैसा है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो इसका मतलब है कि 95% कॉन्फिडेंस से यह एजम्पशन है कि करेंसी रेट ज़्यादा से ज़्यादा 45 पैसा मूव करेगा। मतलब 95% कॉन्फिडेंस से ये एजम्पशन है कि करेंसी रेट ज़्यादा से ज़्यादा 45 पैसा मूव करेगा, ये मतलब हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ड्यूरेशन और YTM भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं ये ड्यूरेशन मेजर करता है कि बॉन्ड के प्राइस की सेंसिटिविटी जब इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, यानी बॉन्ड प्राइस कितना ज़्यादा सेंसिटिव है इंटरेस्ट रेट चेंज होने से। जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर बॉन्ड की वैल्यू कितनी टाइम में और रिकवर होगी, राइट। वही बताता है ना ड्यूरेशन। इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड की वैल्यू कितनी टाइम में रिकवर होगी। फिर कहता है YTM बॉन्ड के टोटल रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। इसमें इंटरेस्ट और गेन लॉस सब इंक्लूडेड होते हैं। इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, गेन लॉस सब इंक्लूडेड होगा। अगर YTM बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस घटता है। ठीक है, YTM यदि बढ़ेगा, यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ेगा, तो बॉन्ड का जो प्राइस है वो घटेगा। फिर दोस्तों सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो ट्रेजरी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, राइट। तो इसी तरह डेरिवेटिव भी यूज होते हैं ट्रेजरी में रिस्क मैनेज करने के लिए। मैं आपको डेरिवेटिव के बारे में समझाता कौन कौन से डेरिवेटिव है। ठीक है, मैक्लॉड ड्यूरेशन आपके बारे में बताइए, डेरिवेटिव भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप OTC होता है, ओवर द काउंटर होता है। तो OTC क्या होता है कि कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यह यहाँ पे और ज़्यादातर हेजिंग के लिए यूज होता है, और ये काउंटर पार्टी रिस्क इसमें होता है। एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या होता है कि ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और इसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है। मतलब एक पार्टी डिफॉल्ट कर देगा, वो वाला रिस्क की बात हो रही है, उसी को काउंटर पार्टी कहा जाता है। मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो ये होता है काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, कैश का सेटलमेंट होगा। ट्रेडिंग के लिए बहुत यूजफुल है हमारा एक्सचेंज रेट। मैंने आपको एग्जांपल बताया था फ्यूचर हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, और फॉरवर्ड जो है OTC प्रोडक्ट है। ठीक है, वही देखिए यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझाया जा रहा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का OTC कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्यूचर में फिक्स रेट पर डिलीवरी होती है। यह कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को करेंसी फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में पहला आता है कॉल ऑप्शन। तो आपको राइट देता है कि आप खरीद सकते हैं एक सेट प्राइस पे। पुट ऑप्शन आपको राइट देता है कि आप बेच सकते हैं एक सेट ऑप्शन पे, एक सेट प्राइस पे। अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन में मैंने आपको बताया था। यूरोपियन में याद रखिए E, मतलब कि एक्सपायरी से पहले आप जो है कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं अमेरिकन को, और यूरोपियन को एक्सपायरी पे एक्सरसाइज करेंगे। यानी जिनको आप अमेरिकन ऑप्शन को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सपायरी से पहले, और यूरोपियन ऑप्शन को आप केवल एक्सपायरी पे एक्सरसाइज करते हैं। और इंडिया में ये ज़्यादा कॉमन है, यूरोपियन वाला ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और स्वैप की बात करें
तो दोस्तों अब देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पर ट्रेडेड मतलब ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट है, अभी मैंने आपको बताया था। और इसमें क्या है कि जैसे कि NSE हो गया, MCX हो गया, ये इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के लिए अवेलेबल होते हैं और फिक्स रेट ऑफर करते हैं। इंडिया में मेजरली करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यूज होते हैं, है ना। मेजरली करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यूज होते हैं और इनका मेन यूज है हेजिंग, जिससे बैंक और कॉर्पोरेट रिस्क कम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है फ्यूचर मार्केट। तो फ्यूचर मार्केट में बड़ी बैंक और इंडिविजुअल भी ट्रेडिंग करते हैं। अब करेंसी में ऑप्शन में आपको ITM, OTM और ITM आता है, OTM आता है और ATM आता है। ये 3 तरह के करेंसी ऑप्शन होते हैं, वो देखिए यहाँ बताया जा रहा है। तो ITM क्या होता है? ITM होता है इन द मनी, यानी जब रेट फेवरेबल है तो उसको इन द मनी बोलते हैं। एक होता है ATM यानी एट द मनी, यानी कि जब मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट बराबर हो। और एक होता है OTM यानी आउट ऑफ द मनी, यानी जब रेट फेवरेबल नहीं हो, अनफेवरेबल रेट को बोलते हैं। तो ITM हमारा फेवरेबल रेट माना जाता है, ATM हमारा मार्केट रेट और स्ट्राइक रेट बराबर हो, और OTM हमारा अनफेवरेबल रेट होता है, ठीक है। तो और ये ऑप्शन के प्रीमियम 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन का प्रीमियम जो है, ऑप्शन का प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का टोटल होता है, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि टाइम वैल्यू जनरली ATM ऑप्शन में ज़्यादा होता है और मैच्योरिटी के साथ कम होती जाती है, हायर फॉर ATM डिक्रीज विद मैच्योरिटी। और देखिए 2 तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्लेन वैनिला ऑप्शन। मैं आपको ऑप्शन की टाइप समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ देखिए प्लेन वैनिला ऑप्शन और एक होता है स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन। प्लेन वैनिला ऑप्शन में क्या होता है कि सिंपल और फिक्स्ड स्ट्राइक रेट प्राइस होते हैं, ठीक है ना, सिंपल और फिक्स स्ट्राइक रेट प्राइस होते हैं। और स्ट्रक्चर ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे जीरो कॉस्ट हो गया, बैरियर हो गया, एग्जॉटिक ऑप्शन है, जो हाई रिस्क वाले कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होते हैं, उसको हम लोग स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड और ऑप्शन की बात करें तो फॉरवर्ड में फिक्स रेट होता है, इसको एग्जीक्यूट करना मैंडेटरी है। ऑप्शन में फ्लेक्सिबिलिटी होता है, सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दोस्तों इसमें ऑप्शन यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप स्ट्राइक प्राइस या मार्केट प्राइस में से बेटर रेट चूज कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बात है। ऑप्शन प्रीमियम को डिटरमाइन करने के लिए 3 फैक्टर होती हैं, जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी। फीचर्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल फीचर आता है, ठीक है, जैसे कि हमारा करेंसीज हो गया, रेट हो गया, इक्विटीज़ हो गए। फिर कमोडिटी फीचर्स आता है, यहाँ पे फिक्स साइज होते हैं, प्रीफर्ड डेट के साथ होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें करेंसी फीचर्स इंडिया में तो USD INR जो है 2008 के बाद से अवेलेबल है। और क्रॉस करेंसी ऑप्शन जैसे यूरो, GBP, JPY, ठीक है। 2020-21 का टर्नओवर आपको यहाँ डेटा दिया गया, टर्नओवर देखिए कितना कहा ज़्यादा है। फिर आता है हमारा IRF यानी इंटरेस्ट रेट फीचर। तो पर्पज़ है इंटरेस्ट रेट रिस्क को हेज करना। इसमें जो की कंसेप्ट है वो है कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट का इन्वर्स रिलेशन, यही की कंसेप्ट है, ठीक है। रुपी IRF इंडिया में 2003 में लॉन्च हुआ था और 2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के साथ 6, 10 और 13 साल टेन्योर सिक्योरिटी कवर करता है। ये रुपी IRF की बात की जा रही है। देखिए 2003 में लॉन्च हुआ, कॉन्ट्रैक्ट साइज 2 लाख का है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6, 10 एंड 13 ईयर टेन्योर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं IRS की। IRS क्या होता है? हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो यह एक एग्रीमेंट है जिसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर आपका डिवेंचर फिक्स रेट 7% पे है, ठीक है, तो आप इसे ट्रेजरी बिल प्लस 2% फ्लोटिंग रेट पे स्वैप कर सकते हैं। सेविंग तभी होती है जब मार्केट रेट गिरते हैं। तो अब IRS का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे कि बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट क्या होता है? बेंचमार्क रेट किससे लिंक्ड होता है? कौन सा रिंग को हम लोग बेंचमार्क रेट बोलते हैं? तो यहाँ देखिए SOFR और ओवरनाइट माइवॉर, तो दोनों ही रिस्क फ्री रेट हैं जो डेप्ट और लैंडिंग में यूज होते हैं। ओवरनाइट मेवॉर जो है FBIL डेली कैलकुलेट करता है, ठीक है। और फिर फिम्डा का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, इसको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। माइफॉर का बेंचमार्क क्या है, ठीक है, तो माइफॉर जो है डेली रूटर रेट, कंबाइंड अल्टरनेट रेट एंड USD INR फॉरवर्ड रेट। अब यहाँ पे जो हमें एक पॉइंट समझना है वो है फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग स्वैप। आप बेंचमार्क रेट को फ्लेक्सिबल चॉइस के लिए शिफ्ट कर सकते हैं। फिर आता है IRS। IRS क्या होता है? इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंडिया में सिर्फ प्लेन वैनिला स्वैप अलाउड है, इंडिया में केवल प्लेन वैनिला स्वैप अलाउड है। बिजनेस अपने बोरोइंग और बिजनेस साइकिल को मैच करने के लिए इन्हें यूज करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बोरोइंग टू बिजनेस साइकिल को मैच करने के लिए। IRS का यूज़ ट्रेजरी में कहाँ होता है? नेट पोजीशन मैनेज करना, एसेट लायबिलिटी मिसमैच को मिटिगेट करना, ठीक है। फिर आप बात करते हैं FRA की। FRA होता है हमारा फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो एक सिंगल फ्यूचर पेमेंट जो ट्रेजरी यील्ड कर्व के रेट पर बेस्ड होता है। FRA क्या होता है? एक सिंगल फ्यूचर पेमेंट है विच इज़ रेट फ्रॉम द ट्रेजरी यील्ड कर्व,
FRA पे एक केस स्टडी पिछली बार पूछा गया था। करेंसी स्वैप की बात करें तो करेंसी स्वैप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को डिफरेंट करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है एक्सचेंज कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। ठीक है, अगर एक जर्मन इन्वेस्टर INR चाहिए और इंडियन फर्म को यूरो चाहिए तो बैंक इन दोनों का कनेक्ट करेगा, इसको करेंसी स्वैप कहा जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं POS यानी प्रिंसिपल ओनली स्वैप, यानी सिर्फ प्रिंसिपल का एक्सचेंज। एक होता है कूपन ओनली स्वैप यानी फॉरेन इंटरेस्ट को डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं COS। एक होता है P+I स्वैप यानी करेंसी और इंटरेस्ट रेट को एलिमिनेट करता है। अब बात करते हैं दोस्तों गवर्नेंस और ISDA रूल के बारे में। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि स्वैप को RBI रेगुलेट करती है। स्वैप को कौन रेगुलेट करता है? RBI। और ISDA एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि सब कुछ स्टैंडर्ड और डिस्प्यूट फ्री रहे। ठीक है, देख रहे हैं ना, मास्टर एग्रीमेंट है, स्केड्यूल ट्रेड। ठीक है, अब है USD INR ऑप्शन जो था 2003 में जो आया था उसके बारे में बताया जा रहा है। इसका पर्पस है बैंक और कॉर्पोरेट अपने फॉरेन रिस्क को हेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो USD INR का जो ऑप्शन था 2003 का, तो बैंक और कॉर्पोरेट अपने रिस्क को फॉरेक्स रिस्क को हेज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर प्लेन वैनिला ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब बैंक का जो पार्टिसिपेशन है उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे AD कैटेगरी 1 बैंक है जिनका नेटवर्थ जो है 500 करोड़, CRAR 10% से ज़्यादा, NPA 3% से कम और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चाहिए 3 साल तक, ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे बैंक में कोऑपरेटिव बैंक को रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है। एक्सपोर्टर इंपोर्टर अपने टर्नओवर के बेसिस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द इंडियन USD INR ऑप्शन 2003। अब फिर ये इसके बारे में बताया जा रहा है। अब दोस्तों क्रॉस करेंसी डेरिवेटिव की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, आइए स्ट्रक्चर प्रोडक्ट को देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रोडक्ट आया था 2007 में, इसको मॉडिफाई किया गया 2011 में। तो इसमें क्या है कि कॉर्पोरेट को बोर्ड अप्रूवल रिस्क पॉलिसी मैंडेटरी है, लिखा है ना, कॉर्पोरेट को बोर्ड अप्रूव रिस्क पॉलिसी मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पेयर परमिटेड होते हैं क्रॉस करेंसी में? यूरो USD, GBP USD, USD JPY प्लस INR पेयर, ये सब के सब। इसका पर्पस क्या होता है? डायरेक्ट हेजिंग और क्रॉस करेंसी स्ट्रेटजी। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट रेट ऑप्शन। तो RBI ने यूरोपियन और कॉल और पुट और कैप फ्लोर अलाउ किया था। ठीक है, वही कह रहा है RBI अलाउ सेबी एक्सचेंज रेट एंड OTC ट्रेडिंग। फिर इसमें FBIL आता है, बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन लिमिटेड है। तो FBIL के बेंचमार्क अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कि ओवरनाइट माइबॉर रेट जो डेली 10:45 AM अनाउंस होता है। ठीक है, डेली 10:45 AM अनाउंस होता है। ओवरनाइट माइबॉर कैलकुलेट करता है, अनबायस्ड डेटा ड्रिवन बेंचमार्क पे बेस्ड होता है। ठीक है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं बैंकिंग के फंडामेंटल्स के बारे में, जैसे कि आप ALM के बारे में देखिए। ठीक है, बैंकिंग आप डिपॉजिट जानते हैं 10 साल के लिए होता है, लोन्स का रेट वैरी होता है। ठीक है, ALM होता है दोस्तों, ALM बैंक के नेटवर्थ और बैलेंस शीट रिस्क को सेफगार्ड करना, इसका पर्पज़ होता है। बैंक का जो नेटवर्थ है और बैलेंस शीट रिस्क को सेफगार्ड करना। इसमें कोर रिस्क में लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क इंटरलिंक्ड होते हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट की बात करें तो मिसमैच को अवॉइड करना, मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को बैलेंस करके कैश फ्लो इशू प्रिवेंट किए जाते हैं। इसके सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? कैश सरप्लस, क्रेडिट लाइन और लिक्विफाइबल सिक्योरिटीज़। यदि हम गैप एनालिसिस की बात करें तो देखिए दोस्तों, टाइम बैंड के बेसिस पर एसेट लायबिलिटी वेरिएशन एसेस होता है। ठीक है, RBI का रूल क्या कहता है कि टाइम बैंड वाइज लिक्विडिटी गैप पर लिमिट और कंटीजेंसी प्लान मैंडेटरी है। फिर आता है हमारा IRR क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो NII होता है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम का इम्पैक्ट। तो डिपॉजिट और लोन रेट चेंजेस से इनकम फ्लक्चुएट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ का डिपॉजिट है 5% पे वर्सेस लोन यील्ड एट 7%। अब ALM के टूल्स बताए जा रहे हैं। टाइम बकेट गैप एनालिसिस फॉर रेट सेंसिटिव एसेट एंड लायबिलिटी, राइट। डेरिवेटिव में फिक्स और फ्लोटिंग रेट को स्वैप करके NII नेट इनकम प्रोटेक्ट करते हैं। मार्केट के प्रैक्टिस की बात करें तो इंडियन डिपॉजिटर, अच्छा ALM का टूल आपको समझ में आ गया। टाइम बकेट गैप एनालिसिस फॉर रेट सेंसिटिव एसेट एंड रेट सेंसिटिव लायबिलिटी, आप जानते हो कि बकेट एनालिसिस होता है। और मार्केट का प्रैक्टिस क्या है? इंडियन डिपॉजिटर जो है वो प्रीफर करते हैं फिक्स रेट को, पर MCLR फ्लोटिंग रेट इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, MCLR जो है फ्लोटिंग रेट इंट्रोड्यूस करता है और इंडियन डिपॉजिटर फिक्स रेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, और फिर देखिए ट्रेजरी का रोल जो है क्या है? ट्रेजरी का रोल है कि रिस्क को डायनामिकली ऑफसेट करता है, और डेरिवेटिव यूज़ करके गैप को ब्रिज करता है। ये ट्रेजरी का सबसे बड़ा रोल है। फिर आता है मिसमैच एंड गेन, यानी मिसमैचेस बैंकिंग में कॉमन है, पर अगर इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो देखिए ट्रेजरी क्या करता है कि एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट को ट्रैक करना, रिस्क को डायनामिकली ऑफसेट करना। फिर कहता है कि प्रोडक्ट यानी कि लिक्विडिटी इन्हांस करने के लिए ट्रेजरी प्रोडक्ट क्रेडिट रिप्लेस करते हैं। फिर आता है हमारा इंटीग्रेटेड ALM, ट्रेजरी का की रोल होता है ALC ये आल्को में।
फिर बात करें डेरिवेटिव ऑफ स्वैप की, तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट को लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करना, राइट, यही होता है ना, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है उसको लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करना, स्टेबल स्प्रेड इंश्योर करना और करेंसी आर्बिट्रेज मैनेज करना है, यूएसडी बोरो करना और INR लैंड करना, ये सब होते हैं। इसमें क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, ऑप्शन आता है फॉरेन एक्सचेंज लोन रिपेमेंट और फॉरेन करेंसी रिसेबल हेज करते हैं। अब देखिए ट्रेजरी में इनोवेशन क्या क्या हुआ है, नए प्रोडक्ट आए हैं, ठीक है, फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट और लोन इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कुछ आप लिमिटेशन दे सकते हैं, बेसिक रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, रेजिडुअल रिस्क, फ्रॉम प्री पेमेंट और एम्बेडेड ऑप्शन। तो क्रेडिट रिस्क एंड ट्रेजरी की बात करें तो ये एक्सपोजर लिमिट के माध्यम से नॉन गवर्न होता है। क्रेडिट डेरिवेटिव जो है रिस्क को मैनेज करते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट नोट के CDN के माध्यम से। काउंटर पार्टी रिस्क और लिवरेज इंपैक्ट सबसे बड़ा इशूज़ है। फिर बात करें RBI का गाइडलाइन क्या है हमारा क्रेडिट डेरिवेटिव पे, इसमें आता है मार्केट मेकर, जिसमें बैंक, प्राइमरी डीलर और NBFC आता है। फिर आता है अलॉट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें सिंगल नेम क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड। फिर आता है एलिजिबल पार्टिसिपेंट, तो बैंक, PDs, म्यूचुअल फंड, इंश्योरर आता है। और नॉर्म्स की बात करें तो ऑपरेशनल गाइडलाइन और कैपिटल एडिक्वेसी स्पेसिफाइड है। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग ALM के लिए ज़रूरी है ताकि रैशनल कॉस्ट रिटर्न को सेट कर सके रिसोर्सेज और एसेट पे। ट्रेजरी प्राइस के अंदर इंटरेस्ट, हेजिंग और रिजर्व कॉस्ट आता है बेस्ड ऑन मार्केट रेट। पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैसे लिक्विडिटी मैनेजमेंट दे सकते हैं, ये क्रेडिट प्रोफाइल को आइसोलेट करता है ताकि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। ब्रांच के प्रॉफिट को इवैल्यूएट करता है। और इंटीग्रेटेड पॉलिसी का स्कोप आप देख सकते हैं, ALM, लिक्विडिटी डेरिवेटिव, फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी, ये सब के सब इंटीग्रेटेड पॉलिसी के अंदर आते हैं। और RBI की क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर AML और हेजिंग पॉलिसी आता है। आल्को को क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क को एक्सक्लूड करता है अपने फोकस से। एसेट लायबिलिटी कमिटी क्रेडिट और ऑपरेशनल रिस्क को अपने फोकस से एक्सक्लूड करता है। तो ये सभी चीज़ थे हमारे मॉड्यूल C का कंप्लीट रिवीजन। इफ़ यू